रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेश खिदमत हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर ताहिर जमील हैं जो कि एक्सपर्ट हैं अमेरिकन स्टडीज़ के, अमेरिकन इंटरनल पॉलिटिक्स के। बात इस पे करनी है कि इस वक्त दुनिया के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ तब्दीली आ रही है, चाहे वो खत्ते की सूरत सतह पे हो या बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर हो। मल्टीपोलर वर्ल्ड वजूद में आ रही है। इस हवाले से चाइना कहाँ खड़ा है, इंडिया कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, यूएस की क्या फॉरेन पॉलिसी है, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले तो ताहिर आपका बहुत शुक्रिया, आपने थैंक यू वक्त जी, दिया। थैंक यू वेरी मच। ताहिर, इस वक्त चाइना का ये कहना है, उनकी जो स्टेटमेंट ऑफिशियली आ रही है वो ये आ रही है कि हम मल्टी पोलर वर्ल्ड को सपोर्ट कर रहे हैं, ओपन डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, ओपननेस की बात कर रहे हैं और एक अथॉरिटेटिव डायलॉग की बात करें ताकि दुनिया के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, चाहे वो यूक्रेन की सतह के ऊपर हो या हमास और फ़लस्तीन की हमास और इसराइल की वॉर हो, वो ताकि रिजॉल्व हो सके। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात से तो मैं उसको आगे लेके चलूँगा। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले जो 2-3 दिहाइयाँ हैं, इनके अंदर आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आएगी कि भाई दुनिया के अंदर शिफ्ट्स बहुत हैं। पावर सेंटर बहुत तेज़ी से शिफ्ट हुए हैं। इस वक्त अगर हम एशिया को काउंट ना भी करें पॉलिटिकली या स्ट्रेटेजिकली, एशिया इस वक्त बहुत बड़ा इकोनॉमिक सेंटर बन चुका है। दुनिया की जो पूरी की पूरी ट्रेड है वो एशिया के ज़रिए डायरेक्ट हो रही है। अगर ये मैं कह कहूँ कि भाई एशिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर पूरा एक इट इज़ अ पंपिंग स्टेशन ऑफ द इंटरनेशनल इकोनॉमी। हाँ, अगर चाइना ने ये बात की है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड, एक बात तो ये है कि ये उसके फेस सूट करता है। यकीनी बात है कि वो जो यूनिपोलर वर्ल्ड का मंत्रा था, जो कोल्ड वार के बाद से जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे, अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर की, ये उसको सूट करता है। और वो ज़रूर चाहेगा कि भी ऐसी कुव्वतें जो अमेरिका से नाखुश हैं और वो अपना एक डिफरेंट सेंटर्स के साथ जुड़ना चाहती हैं, तो वो यकीनी बात है कि वो चाइना को ज़्यादा प्रेफर करेगी। चाइना ये समझता है। लेकिन इस वक्त जो दुनिया है उसकी वो जो स्ट्रेटेजिक अलायंसेस का हम बात करते थे, सीट हो सेंट हो या उन अलायंसेस की हम बात करते, वो जो कंटेनमेंट के पैराडाइम के अंदर बात की जाती थी, अब वो नहीं चलेगी। अब मेरा अपना ख्याल है कि दुनिया के जितने भी छोटे ममालिक हैं या जितने भी रीजनल ग्रुप्स हैं, वो तमाम ममालिक के साथ जुड़ेंगे और उन ममालिक के साथ ज़्यादा जुड़ेंगे जहाँ पर उनको इकोनॉमिक लिवरेज मिलेगा, जहाँ पर उनकी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। क्योंकि आबादी का इतना बड़ा चंक है जो इस वक्त कोई भी मुल्क अपने ओन के ऊपर या इकोनॉमिकली आइसोलेटेड रह के वो अपने आप को दुनिया के अंदर कायम दायम उस तरह से नहीं रह सकता, रख सकता। अमेरिका इस रियलिटी को कहाँ तक तस्लीम कर रहा है? जहाँ तक अमेरिका हमेशा मल्टीपोलैरिटी की बात करता था, लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर उसने बनाया, यूनाइटेड नेशन से ज़्यादा मल्टीपोलैरिटी और कहीं तो आपको नज़र नहीं आती। अब अमेरिका क्यों कर आपको नज़र आता है कि वो ये अब नैरेटिव कंस्ट्रक्ट करते हुए नज़र आते हैं कि जनाब 2000 अगले 70-75 सालों तक, 2075 तक अमेरिका दुनिया के अंदर अपनी आज़ादारी को कायम कर पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि बाकी पावर्स को आप एक्सेप्ट नहीं करते, मल्टीपोलैरिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन अब एक और जो चीज़ है, क्योंकि जो इंटरनेशनल ऑर्डर बना आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, तो बाय डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें अमेरिका के ऊपर आके रोक दी। अगर आप लीग ऑफ नेशंस की बात करें, वो भी अमेरिका का ब्रेन चाइल्ड था। आप अगर यूनाइटेड नेशंस की बात करें, वो भी अमेरिका का ब्रेन चाइल्ड था। इसके अलावा आप जितने भी माशी सेंटर्स बने हैं या माशी इदारे बने हैं, जिनको हम ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस कह सकते हैं, IMF, वो भी अमेरिका के कंट्रोल में है। लेकिन एक मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि अमेरिका ने बड़ा टेक्निकली दुनिया को इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी बड़ा मल्टीपोलर रखा है। अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं था कि चाइना को अपना जापान को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने में। अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं था कि पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वार जो उसने इकोनॉमिक मसल्स बिल्ड किए जर्मनी के, उसने जैसा यूरोप को, अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं था। हाँ, ये था कि भाई जहाँ अमेरिका का स्ट्रेटेजिक डिज़ाइन था वहाँ उसने एज इंपीरियलिस्ट पावर के तौर पर रोल अदा किया है और वो नहीं चाहता था कि कोई उसको चैलेंज करे। अच्छा, चाइना की भी ये ऑब्जेक्टिव है कि उनके पास इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो। अमेरिकन्स भी ये चाह रहे हैं, इंडियंस भी ये चाह रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं फॉरेन पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है, अमेरिका हमेशा एज अ हार्ड पावर इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहा है, चाइना सॉफ्ट पावर यूज़ कर रहा है। अच्छा, अमेरिका का हालांकि जो सॉफ्ट पावर है वो चाइना और किसी भी और पावर से कहीं ज़्यादा ताकतवर आपको नज़र आता है, लेकिन उसके बावजूद भी यूक्रेन के अंदर वॉर, अरब इसराइल वॉर, ताइवान के ऊपर एक नैरेटिव कंस्ट्रक्ट करना, जबकि चाइना कह रहा है ओपननेस, ना मेरी बात, मल्टीलैटरलिज्म, उसकी एक वजह ये है, मेरी बात सुने, चाइना इसलिए कहेगा क्योंकि ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो चाइना का बनाया हुआ नहीं है और चाइना को कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा रहा। ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है ये अमेरिका का बनाया हुआ है और चाइना उसे चैलेंज तो नहीं कर रहा। चाइना उसको चैलेंज नहीं कर रहा। लेकिन आपने जो नाम लिए हैं,
कि इराक के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है, पैलेस्टाइन के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है, उसके बाद ये आप तो अपने ऑर्डर यूक्रेन को इरोड कर रहा है नहीं इरोड नहीं कर रहा, उसको जो चैलेंजेस यार। मल्टीलैटरल फोरम्स अगर काम आपकी करते बात हुए सही नजर नहीं आ नहीं, रहे, मल्टीलैटरल फोरम इस तरह काम नहीं मिसाल करता। के तौर पर अगर इसको हम इस तरह डिबेट लेना, क्या अमेरिका का जो वैल्यू है पॉलिटिकल वैल्यू दैट इज डेमोक्रेसी, कहाँ पे डेमोक्रेसी को उसने मिडिल ईस्ट में प्रमोट किया? ना डेमोक्रेसी को का बदकिस्मती से सिलेक्टिव यूज किया गया है। अब ये सारा खमियाजा उसी चीज़ का भुगत रहे हैं, भुगत रहे ना ठीक अपनी है ना? पॉलिसीज की अपने क्योंकि डेमोक्रेसी को उन्होंने जिस तरह सिलेक्टिव यूज़ किया है डिप्लोमेसी के एज ए टूल के तौर पर। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि मिडल ईस्ट के ऊपर के अंदर काफ़ी ताउन किया गया मोनार्कीज़ के साथ, एट द सेम टाइम वहाँ पर डेमोक्रेसी को निगलेक्ट किया गया, जिसको हम कह सकते हैं सैल्यूटरी निगलेक्ट किया गया। तो उसका क्या हुआ, अब वहाँ पर फिर उन इलाकों के अंदर ऑलिगार्कीज डेवलप हुई, मोनार्कीज डेवलप हुई। ये जो टेररिज्म है बेसिकली वो अमेरिकन सिस्टम के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो जो इंटरनल सिस्टम था जिसको प्रमोट किया गया उस दौर के अंदर, ये उनके खिलाफ है। और यकीनी बात है कि अल्टीमेटली वो किसको चैलेंज कर रहा है, अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज कर रहा है। अगर कहीं पर भी कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है, वो यकीनी बात है कि इंटरनेशनल जो अमेरिकन ऑर्डर है उसको हिट कर रहा है। अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि कोई उस इंटरनेशनल ऑर्डर को हिट करे जिसको बनाने में उसने अपना इतना रिसोर्सेज लगाएं, इतनी एनर्जीज लगाएं। अच्छा ताहिर, इस सारे बदलती हुई सूरत हाल में इंडिया कहाँ खड़ा हुआ है, जिसकी इकॉनमी की जो ग्रोथ है 7.5% आपको नज़र आ रही है, और कहा जा रहा है कि अगले 2 सालों तक भी ये अपने इकॉनमी की प्रोग्रेस को मेंटेन कर पाएंगे? देखिए इंडिया, मैं नहीं कहता कि पॉजिटिव सेंस में लूँगा कि इंडिया पॉजिटिवली बहुत अच्छी तरह ग्रो कर रहा है, लेकिन इंडिया कोई इंटरनेशनल ऑर्डर को डिफ़ाइन करे ये बहुत मुश्किल है। बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, बिल्कुल है, और लेकिन अभी तक जो इंटरनेशनल पावर्स को, इंटरनेशनल सिस्टम को 2 मुल्क डिफाइन कर रहे हैं। एक यूनाइटेड स्टेट्स है जो ड्राइविंग सीट पे बैठा है, और एक चाइना है जो कम्पीट कर रहा है उसके साथ। इंडिया अभी बहुत पीछे है। इंडिया का अब मैं नहीं कह सकता कि भाई आप थर्ड, ठीक है वॉल्यूम बहुत बड़ा है, आबादी बहुत बड़ी है, इकानमी भी बहुत बड़ी है, कोई शक नहीं। उसके मुकाबले में आप देख लेंगे बाकी मुल्क छोटे से उनकी इकानमी कितना है। इंडिया का इस वक्त अगर इंटरनेशनल जीडीपी में उसका शेयर तकरीबन कोई 6 to 7% का है, जापान का 3 to 4% है। आप आबादी का कंपैरिजन कर लें, आप कोरिया की इकोनॉमी देख लें, तो इकोनॉमिकली ये हो सकता है कि दुनिया उसकी तरफ देखे कि एक बहुत बड़ी मार्केट के तौर पे देख भी रही है। और ये आर्गुमेंट भी है कि अमेरिका इंडिया के ताल्लुकात लेकिन खराब अभी नहीं होंगे इंडियन इकोनॉमी की वजह से। देखिए चाइना का जो मॉडल है ना, वो बहुत बड़ा कमाल का मॉडल है। उसने कॉन्शियसली एक पॉलिसी को फॉलो किया, पीस की पॉलिसी को। उन्होंने सिर्फ इकोनॉमिक प्रोग्रेस पे ऊपर काम किया, और उनके जितने भी बाकी इख्तलाफात थे उनको दे पुट इन एन अबेंस, कोल्ड स्टोरेज में डाल दिए। उनको जब इस चीज़ का एहसास हुआ, ऐसा ना हो कि अगर हम इस कॉन्फ्लिक्ट में चले जाएं कहीं हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस रुक ना जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ रुक ना जाए। इंडिया का बहुत अजीब प्रॉब्लम है, अभी इकोनॉमी उनके सामने नहीं आई थी, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट में पड़ गए थे, और अभी तक वो जहाँ तक रीजनल कनेक्टिविटी का ताल्लुक है वो कॉन्फ्लिक्ट के मूड में है। और दुनिया के अंदर इस वक्त जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, आप इकोनॉमिकली सस्टेन तो कर सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिकली एक्सपोनेंशियली आप ग्रो नहीं कर सकते, आप लीडर नहीं बन सकते जब तक आप रीजनली डिसकनेक्टेड हो। मैं कह सकता हूँ कि इंडिया इस वक्त रीजनली बहुत ही ज़्यादा हद तक इंटीग्रेटेड मुल्क नहीं है। जब तक वो इंटीग्रेट नहीं होगा, उसकी इकोनॉमी रीजन के साथ इंटीग्रेट नहीं होगा, वो भूल जाए कि वो कभी भी किसी मुल्क का, चाइना का फॉर एग्जांपल, मुकाबला कर सकेगा। अच्छा, आपको लगता है कि इंडिया जो है, आप तो कह रहे हैं कि उसके कॉन्फ्लिक्ट रीजनल सतह के ऊपर है, अब तो ग्लोबल सतह पे जा रहे हैं, जो कनाडा के साथ, अमेरिका के साथ, बरतानिया के साथ, कतर के साथ, तो उसको आप कैसे देखते हैं? वो बस वो उसका मैं ऐसे देख सकता हूँ कि किसी की जब रोटी ज़्यादा पूरी हो जाए ना तो वो उसका ज़्यादा इस दिमाग ख़राब हो जाएगा। इंडिया को कम से कम एक चीज़ जो अब उसका अभी तक एडवांटेज प्रूव हुआ है वो उसका डायस्पोरा है। मेहरबानी करे कि वो अपने इस डायस्पोरा को ख़राब ना करें। अगर वो रीजन की तरफ लेके जाएंगे तो रीजनल पावर जो उस वक्त की वेस्टर्न पावर्स हैं, मॉडर्न पावर्स हैं, फॉर एग्जांपल कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो इस चीज़ को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन लोगों के जितने भी कंप्रोमाइज़ होते हैं दुनिया के अंदर, वो जो कुछ भी करते हैं, उनके जहन में सिर्फ एक टारगेट होता है, अपना आदमी। वो जितनी पॉलिसीज़ बनाते हैं अपनी लोकल पॉलिटिक्स को, लोकल सिनेरियोज़ को, लोकल सोशोलॉजी को जहनों में रख के बनाते हैं। कभी भी इनको मैं कहता हूँ कि उनके दरवाजे के ऊपर जाके उनको कभी भी नहीं छेड़ना चाहिए। जिस दिन आपने उनकी सिक्योरिटी को छोड़ा तो अमेरिका से बड़ा दुश्मन कोई नहीं होगा। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में जहाँ मोदी की पॉलिसीज़ इंडियंस बहुत सक्सेसफुल समझ रहे हैं, और अभी जो 3 रियासतों में इलेक्शंस हुए हैं, स्पेशली चंडीगढ़ में, वहाँ पे 14 से 17% वोट इंक्रीज़ हुआ है मोदी साहब का, तो यकीनी तौर पे अगले इलेक्शंस में मोदी साहब दोबारा पावर में आ रहे हैं। हो सकता है। हमारे ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ भी ठीक नहीं है। ये जो आपको नैरेटिव नज़र आता है कि पाकिस्तान को अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात को बेहतर रखना चाहिए, किस तरह बेहतर रखेगा? देखिए, और इस बदलती हुई सूरत में हाल में पाकिस्तान ये एक
अजीब एक किस्म की एक सूरत हाल बनती जा रही है कि मोदी के जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज़ हैं वेज़ावी रीजन के अंदर और वेज़ावी अपनी कम्युनिटीज़ कम्यूनल प्रॉब्लम्स जो हैं वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को तो मोदी सॉल्व कर गया है, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? एट द कॉस्ट ऑफ कम्यूनल हार्मोनी। वो नहीं रही। कश्मीर को तो उसने अपने अंदर दबा लिया, लेकिन कश्मीर के अंदर अभी भी वो एक लावा है जो पक रहा है। और यकीनी बात है जो हमारा अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं, मेरे लिए मुझे ये एक एनॉमली नज़र आती है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हमारा वेस्टर्न बॉर्डर कभी भी इतना इनसिक्योर होगा हमारे लिए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए अभी भी ऐसे सॉफ्ट रीजन्स होंगे जिनके ऊपर वो फोकस करके अपने इन ताल्लुकात को बेहतर बनाए, क्योंकि इस वक्त कोई भी मुल्क जो इकोनॉमिक डाउन टर्न स्टेज के ऊपर है, इवन इकोनॉमिक अपवर्ड उसकी मूवमेंट हो रही है, वो कभी भी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को अफोर्ड नहीं कर सकता। आपको लगता है कि जो सॉफ्ट मैकेनिज़्म है पाकिस्तान के हाथ में, उसको उस अंदाज से इस्तेमाल नहीं कर पाया अब तक जो कि उसे करना चाहिए था? देखिए, पाकिस्तान का जो है ना अजीब व गरीब किस्म के हालात हैं ना, कि किस तरह चीज़ें बनती हैं, किस तरह पॉलिसीज़ बनती हैं, लेकिन पाकिस्तान का काफ़ी हद तक कहीं पर सॉफ्ट इमेज भी है। यानी कि इन केस ऑफ अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का एक बहुत ही बेनेवोलेंट करैक्टर रहा। मैं समझता हूँ कि हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। बहुत सारी कॉमनैलिटी इंडियंस के साथ भी है। इंडियंस के साथ भी आप अपने टेरेट को बहुत अच्छी तरह ओपन कर सकते हैं, उनके ऊपर अच्छा, इस इंडिया और पाकिस्तान के प्रॉब्लम में ना, हालांकि पाकिस्तान को ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, मैं समझता हूँ इंडिया का भी बहुत प्रॉब्लम है। पाकिस्तान चाहे आगे बढ़ भी जाए ना, इंडिया के अंदर दिमाग खराबी रहेगी। उनको पता नहीं कि जी कोई दिमाग ख़राब हुआ होगा, क्योंकि वो अभी तक वो उस कंसेप्ट से नहीं निकल सके कि वो जो ज़ात पात के हम जी ब्राह्मण है, ये शूद्राज हैं। अभी तक वो रीजन के जितने भी इलाके लोग हैं, चलो हमारे साथ तो उनका आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, हिस्टोरिकल प्रॉब्लम है, नेपाल के साथ उनका क्या प्रॉब्लम है? या वो क्रिकेट टीम आई थी फाइनल में, अब आप देख लें, उस मैच के अंदर देख लेंगे, इंडियन आपको पूरी जो नेशन है आपके सामने किताब की तरह खुली हुई नजर आएगी। पूरा स्टेडियम में खामोश बैठा है। भाई यू आर नॉट क्रिकेट लवर देन। कितना पेन है कि आप एक क्रिकेट मैच देखने को अजाब में बैठे हो, अब क्रिकेट को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। ये कोई नेशनलिज्म तो नहीं है, बहरहाल लगे रहे, क्या कह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच साहिर। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। हफ्ते में हम एक प्रोग्राम किया करेंगे इंशाल्लाह, स्पेशली हाउ हम कैन वी ब्रिंग इंडिया एंड पाकिस्तान क्लोजर टू ईच अदर। बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, इकोनॉमिक एडवांटेजेस दोनों को मिल सकें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने सुना। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा ताकि अगले प्रोग्राम में ताहिर जमील के साथ उन सवालात जो आप उठाएंगे उनके जवाब देने की कोशिश करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।